आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। उसके अलावा उर्दू ज़बान को, खासतौर से लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, लैंग्वेज की क्वालिटी को अच्छा करने में, इसके स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने में भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें सबसे बड़ा नाम मुंशी देवल किशोर का है। इनका अखबार 1858 ईस्वी में लखनऊ से निकला, जिसका नाम था अवध अखबार। इस अखबार ने एक तरफ मुजाहिदीन आज़ादी को जोश पैदा किया, दूसरी तरफ इन्होंने उर्दू को मकबूल बनाने में और उर्दू ज़बान को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसकी वजह ये थी कि, और यही सबब था कि इस अखबार में मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, हर गोपाल तख्ता, सर सैयद अहमद खान, ज्वाला प्रसाद बर्ग, मोहसिन मलिक जैसे बड़े बड़े उर्दू के राइटर इसमें भाग लेते थे और उन्होंने अपनी तहरीर पेश की, अपने कॉलम लिखे, अपने मज़ामीन लिखे, अपने आर्टिकल्स में पेश किए। इस तरह से ये ज़बान जो थी और ज़्यादा मकबूल होती गई और ये ज़बान बढ़ती। इसके बाद जो एक बड़ा नाम है वो मुंशी दयाराम निगम का है। इनका अखबार निकलता था जो एक रिसाला था, ज़माना। ये इसने भी उर्दू के मेयार को और उर्दू के स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। इसके बाद और बहुत सारे अखबार जैसे खैर अंदेश, लिसानुल हिंद और नाम तो बहुत ज़्यादा है, ये सब निकलते चले गए। ये कुछ अखबार मद्रास से भी निकले जो उन्होंने बहुत काम किया। साफ़ी या जो आज भी जो अखबार निकल रहे हैं, इनमें से आप देखिएगा जैसे राष्ट्रीय सहारा है, इनकलाब है, यहाँ कलकत्ते शहर से आज़ाद हिंद तो बंद हो गया, कलकत्ते शहर से अखबार मशरिक़ है, अखबार मशरिक़ है और आकाश है, ये सब अखबार है। अवामी न्यूज़ है, अवामी न्यूज़ में तो मैं भी काम कर चुका हूँ, अखबार मशरिक़ में काम कर चुका हूँ, पहले भी काम। ये सारे अखबार अपना अपना योगदान दे रहे हैं और उर्दू को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि उर्दू को जो आज उर्दू के ऊपर मुसीबत आई है, आज उर्दू को जिस तरह से सौतेला शुरू किया जा रहा है, इसमें उर्दू को आगे बढ़ाने में फिर उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जिन्होंने पहले उर्दू को आगे बढ़ाया था। मेरी मुराद है कि जैसे हिंदी पत्रकार है, उनको चाहिए कि वो खुद उर्दू वाले से क्योंकि हिंदी और उर्दू बहुत करीब एक दूसरे से, वो चाहिए जवान तो को लेकर हम अगर अभी बोल रहे हैं, हम कहें हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भी है, हम कहें उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू भी है। सिर्फ फर्क है वो लिपि का। हम अरबी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, वो देवनागरी इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब कुछ एक है। अगर कुछ शब्द को इधर उधर कर दिया तो कुछ पता भी नहीं चलता। उर्दू हिंदी वाले अगर कोई बात करते हैं जोर देने के लिए उर्दू गज़ल का सहारा लेते हैं, उर्दू के शेर पढ़ते हैं। हम लोग भी इस तरह से बहुत सारी बातें हिंदी की मिसाल पेश करते हैं। तो हम दोनों को बहुत करीब आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदी वाले इसमें थोड़ा कुछ कम रोल लगा कर हैं। उनको चाहिए आगे बढ़ के, खास तौर से यूपी और उर्दू के हिंदी का डिबेट है, फिर लोगों को आना चाहिए और वो अगर ये करें तो एक बार फिर उर्दू रिवाइव कर सकती है और फिर हम सब जैसे पहले थे वैसे रह सकते। बस मैं और मैं काज़मी साहब को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने हिंदुस्तान में जेन ग्रीन का नाम सुना है और हिंदुस्तान को चलाने का एक बरेली मॉडल है, क्योंकि बादशाह कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में कोई गाय नहीं कटनी चाहिए, मुसलमानों को गाय काटना खाना छोड़ देना चाहिए, हमें पत्रकारिता की तरफ जाना चाहिए। वो मॉडल जो बहादुर शाह का था, बहादुर शाह तो नहीं रहे लेकिन वो मॉडल अगले 100 साल तक बरेली में चला है। बरेली के 4 बड़े मंदिर हैं जो मुसलमान ने बनाए हैं। और आप हिंदुस्तान की राजनीति को इस तौर पर क्यों नहीं देखते कि आपके पास पठान हैं, मुगल हैं और एक शख्स आता है जो उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनवाता है और वो मुसलमान नहीं। मान सिंह ने अपने जिंदगी में 10 मस्जिदें बनवाई हैं और मान सिंह का आकलन इस हिंदुस्तान में इतिहासकार नहीं कर पाए। जो सल्तनत पठानों ने 400 साल में बनाई, मान सिंह ने उस फॉर्मूले से जो बहादुर शाह जफर ने दिया था, उस
तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का परचम फैला है। जिनको लगता है कि मान सिंह ने सही नहीं किया, दूसरों ने सही नहीं किया, मैं एक बार फिर चाहूँगा कि इतिहास को एक बार पढ़ा जाए और ये भी पढ़ा जाए कि बरेली मॉडल में जितने उर्दू के अखबार हैं उनका मालिक कोई भी मुसलमान नहीं था। ये मैं बरेली रह के आया हूँ, देख के आया हूँ। एक आदमी के नाम से बेहद मुझे बहुत बेहद सम्मान का नाम आता है। उसकी उम्र मात्र 25 साल थी। बरेली कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ता था और अमानुल्लाह के खान के साथ में इंग्लैंड गया था किसी केस की पैरवी में, और केस हार के जब लौट के आया तो मेसोपोटामिया के पास क्रीमिया की लड़ाई में उसने अंग्रेजों की फौजों को पिटते हुए देखा। तो उसी दिन तय किया कि हिंदुस्तान में हम इन्हें भी हरा सकते हैं अपने तरीके से, और वो हराए। शॉर्ट में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो मरता है वो झूठ नहीं बोलता। ऐसा हिंदुस्तान की दर्शक ज़ेन ग्रीन को लखनऊ रेजिडेंसी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया, उस एक रात पहले ज़ेन ग्रीन को जासूसी करते हुए अंग्रेजों ने पकड़ा। नेक्स्ट दिन उसको फांसी दी, और जो अंग्रेज था उसने रात भर जग के ज़ेन ग्रीन से पूछा कि तुम मरने से पहले क्या चाहते हो? बोला, मैं मरने से पहले अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मर क्यों रहा हूँ। और सारी रात ज़ेन ग्रीन ने उस अंग्रेज को अंग्रेजी में डिक्टेशन दी। वो रिकॉर्ड कई जगह उपलब्ध हैं। सुबह उसको फांसी हो गई। उसकी दो बातें मैं भूल नहीं पाता, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे। दादा भी बोल के गए कि 1757 के बाद 1857 में जो हुआ, बड़े मजे की बात, उसने दो बात कही। हम तो मर रहे हैं लेकिन हम तो मकसद में सफल हो गए। बोला, वो कैसे? बोला, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, और नहीं रहा। उसके बाद सीधे ब्रिटेन की संसद में इस देश को ले गए। और दूसरा कहा, हम हिंदुस्तान को बताना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों जिस दिन अच्छे से खड़े हो जाएंगे, हम आपकी चूल्हे हिला देंगे, हम आपको पूरे दुनिया के नक्शे में बता देंगे कि हम आपको पीट सकते हैं, मार सकते हैं और आपकी फौजों को हरा सकते हैं। और वो हमने किया। 100 साल बाद, 200 साल बाद कभी मेरे देश के लोग मेरी इस बात को सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि बरेली मॉडल क्या है और हिंदुस्तान को सही अर्थों में किस तरह चलाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान कोई 10 साल, 25 साल, 75 साल का देश नहीं है। ये देश 1192 का है, 93 का है, और ये देश के शुक्रगुजार लोग हैं कि जिन्होंने ईरान और इराक की बदहाली देखी है, जिन्होंने ईरान और इराक पर मंगोलों के कब्जे देखे हैं। मंगोलों ने ईरान और इराक में खेतों में पानी भर करके मट्टी भर दी, सब कुछ तबाह कर दिया, आज तक पनप नहीं पाया। और वो काम हिंदुस्तान के उन मुसलमानों ने किया जिनको कहा गया था कि भाई मुसलमान भाई है, भाई की मदद करो, ईरान की मदद करो, इराक की मदद करो। मंगोलों ने कहा कि अगर आपने इनकी मदद की तो हिंदुस्तान का वही हाल करेंगे जो ईरान इराक से किया, और वो कर गए। कभी मंगोलों को उन पठानों ने एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि ईरान का बादशाह का बेटा यहाँ आ गया था और कहा कि इसको पकड़ के हमें दे दो। मंगोलों ने नहीं, हम इंडिया पर कब्जा करेंगे। उसको दे दिया गया। ये 1000 बार कहते हुए कि सारे दुनिया के मुसलमानों में एक हो। उस समय देश को बचाने के लिए उन मुसलमानों ने उसको लौटा दिया और मंगोलों से इस हिंदुस्तान को बचा लिया। हम अपने तरीके से इतिहास को कह लेते हैं, सुन लेते हैं। इतिहास कोई पापड़ नहीं है, और इतिहासकार नौकरी करता है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको आके बताए। तो नौकरी जाता है, ऑफिस करता है, पीएचडी करता है, क्लास देता है, घर जाता है। इतिहास पर वो काम करते हैं जो इतिहास पढ़ाते हैं। मैं इन 2-3 चीज़ों को बोलना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं देख पा रहा हूँ वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, बोलते हैं, लिखते हैं।
और इस फायदे को लेते हुए मैं सीधे जगह से हट रहा हूँ और मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हरदेव सिंह गरेवाल यहाँ से पंजाबी अखबार निकालते थे, बहुत वृद्ध हैं, हम उन्हें यहाँ नहीं ला पाए हैं। उनका हमें लेख मिला है। लेख भाया भाया होते हुए पहले खोखर जी के पास गया, फिर रावेल जी के पास गया, फिर मैंने कहा कि आप इसको पढ़ लो, टाइम बचा के, इसमें जो चीज़ छूट गई हो उसको आप हो। और अच्छी बात ये हुई कि जिनसे हम उम्मीद करते थे कि वो पंजाबी पत्रकारिता पर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जम के बोला। और अच्छा ये हुआ कि हम सबका समय बच गया। समय इसलिए बच गया कि वो जहाँ छोड़ के गए तो पंजाबी के लोग हमारे बीच में हैं। एक गरेवाल जी का पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद रावेल जी जहाँ तक वो बोल के गए एकदम रिपीट नहीं करेंगे पंजाबी पत्रकारिता पर। आगे की बात रावेल जी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हरदेव सिंह गरेवाल जी का पेपर पढ़ने के लिए जब हम खोखर जी को आवाज़ दे रहा हूँ। सरदार हैं इसलिए टिके हुए हैं साथ में, नहीं तो भाई बहुत से लोग बोल कर घर चले गए हैं, बहुत से लोग चले गए हैं। है जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ और खोखर जी को आवाज़ देता हूँ। खोखर जी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जगमोहन सिंह खोखर, पूर्व जिले के संकेत एवं दूरसंचार विभाग से अवकाश प्राप्त और वर्तमान में रेल विकास निगम लिमिटेड में कार्यरत हूँ। हिंदी लिखने के लिए मार्गदर्शन या परामर्श मुझे सरदार बचन सिंह जी सर से प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल में पंजाबी पत्रकारिता हरदेव सिंह गरेवाल ये शिरोमणि साहित्यकार हैं और पूर्व संपादक हैं पंजाबी के 2 अखबारों के जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करते थे और अभी बंद हैं, दैनिक नवीन प्रभात और देश दर्पण। पंजाब से लगभग 2000 मील दूर एक पूरी तरह विदेशी भाषा क्षेत्र में पंजाबी समुदाय के एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह ने 100 साल पहले अपनी पूंजी और ज्ञान के बलबूते पर पंजाबी पत्रकारिता शुरू करने का सपना देखा और इसे साकार किया। श्री पूंशा सिंह दुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर आंदोलन से जुड़े थे और देश को आजाद कराने के लिए भारत के गदरियों में श्री दुखी जी शामिल हो गए। पंजाब और अंडमान कालापानी में 8 साल बिताने के बाद वे 1922 में कलकत्ता आ गए। यहाँ उन्होंने सरदार सौदागर सिंह भिखारी से संपर्क किया। दोनों में एक समानता थी कि दोनों देशभक्त थे और कवि थे। 1923 में उन्होंने साहित्यिक संस्था कवि कुटिया कलकत्ता की स्थापना की और इसके जो अखबार थे वो पंजाब से छपते थे और यहाँ लाके विभिन्न गुरुद्वारों में बिना मूल्य मुफ्त वितरित किए जाते थे। 1927 में भवानीपुर कलकत्ता में कवि नामक एक प्रेस की स्थापना की गई। पंजाब के बाहर देश में यह पहली पंजाबी प्रेस थी। 1927 में कवि का मासिक प्रकाशन शुरू हुआ। पंजाबियों के पास मुख्यतः कलकत्ता में परिवहन और संबद्ध व्यवसायों का व्यवसाय था। उन्होंने साप्ताहिक सिंडिकेट नामक एक व्यापार पंपलेट शुरू किया, पर यह लंबे समय तक नहीं चला। 1930 में निरंजन सिंह जी ने कवि कुटिया की उसी टीम द्वारा पंजाब से तालिब जी को निमंत्रित किया और दैनिक देश दर्पण नामक एक पत्र अखबार यहाँ शुरू किया। हर पंजाबी के घर में दैनिक देश दर्पण